कि एक जगह पर 1500 से 1700 लोग रुके हुए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब तेलंगाना में मरकज में शामिल 6 लोगों की मौत हो गई। इंडिया न्यूज ने लोगों के लिए इस खबर को दुनिया को दिखाया, जिसके बाद दिल्ली सरकार जागी। आनंद फानन में मरकज में आए 700 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। इसमें से 24 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। संक्रमित लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल और आरएमएल में भर्ती कराया गया। जमात में शामिल कुछ और लोगों को मस्जिद में क्वारंटीन करने की बात भी सामने आई है। ये मजहब के नाम पर अधर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां से लोग धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया तक फैले, जो दूसरों के लिए बड़ा खतरा बने। आज इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि मौलानाओं का वायरस आखिर क्या अधर्म कर सकता है। एक मौलाना की पूरी वायरस चेन आपको समझनी बेहद जरूरी है कि ये चेन कहां से शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई, ये आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे। ये वायरस चेन जमात के मरकज से जुड़ी बड़ी ये देखिए आप, ये वायरस चेन है जिसके बारे में मैं जानकारी दे रहा था। आप देखें, वायरस की ये मौलाना चेन है। निजामुद्दीन में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 से 14 मार्च के बीच में ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में अलग अलग देश से लोग आए। इंडोनेशिया से आए, थाईलैंड से आए, किर्गिस्तान से आए, मलेशिया से आए। फिर से समझिएगा आप, वायरस की यह मौलाना चेन है। निजामुद्दीन में 1 से 14 मार्च के बीच एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धार्मिक कार्यक्रम क्या था, आगे इसकी डिटेल आपको देंगे। इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया से कई मौलाना आए। उसके बाद करीब इसमें बताया जा रहा है कि 1700 से लेकर के 2500 के बीच के आसपास की तादाद रह सकती है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा यह है कि 1700 लोग ही यहां पर थे। लेकिन और थोड़ा सा आप इस चेन में जब आगे आएंगे, वायरस की मौलाना चेन में जैसे ही आप आगे आते हैं तो ये पता चलता है कि जो भी 1,500 से 2,500 लोग इसमें आए थे, उनमें से 10 की मौत हो गई है। जिन 10 की मौत हुई है उनमें से 6 तेलंगाना के हैं और 4 तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के हैं। कश्मीर भी कई मौलाना दिल्ली से निकल करके गए। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जब आपके चैनल ने खंगालने की कोशिश की है, पता चला कि कश्मीर का जो मौलाना दिल्ली से निकल करके गया वो यूपी भी गया, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गया। हालांकि इस मौलाना के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, कश्मीर वाला ये जो मौलाना है 11 अलग अलग लोगों के संपर्क में आया। ये पूरी चेन है। इस चेन को पूरा यहां से लेकर के आपको यहां तक समझना बेहद जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चेन यहां से शुरू होती है, निजामुद्दीन के धार्मिक कार्यक्रम से शुरू होती है 1 से 14 मार्च के बीच। और अब जबकि मार्च का महीना खत्म हो रहा है तो पता ये चल रहा है कि लगभग 2500 लोगों की जिंदगी आज की तारीख में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई है। और ये देखिए, वायरस की मौलाना चेन का ये दूसरा भाग है। देखें आप, क्या ये मौलाना कोरोना के सौदागर हैं? प्रशासन अलर्ट पर है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अलर्ट पर हैं। मरकज को खाली करा लिया गया है, यह अभी का ताजा अपडेट है। दिल्ली में 860 लोग कोरोना संदिग्ध हैं, इस मरकज के 860 लोग। तेलंगाना में 194 लोग, आप नीचे देखें यहां पर, तेलंगाना में 194 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 369 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु में 981, यहां इस ग्राफ में जब नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहां कोरोना में 981 लोग कोरोना संदिग्ध हैं। संदिग्ध दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में, अब यहां पर आप देखें, संदिग्ध अलग अलग दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। मरकज को खाली करा लिया गया है। मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के 18 जिलों में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। यानी जो ये वायरस की कोरोना चेन है, बता रही है कि किस तरह से मौलानाओं ने जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया। एक पूरी तबलीगी जमात क्या होती है, धार्मिक आयोजन क्या होता है, मरकज क्या होता है, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन ये जो वायरस की मौलाना चेन है, ये बता रही है कि न जाने कितनी जिंदगियों के साथ में इन मौलानाओं ने खिलवाड़ किया है। हालांकि मरकज के लोगों का अपनी तरफ से ये कहना है कि हमने वक्त रहते लॉकडाउन के बाद हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया था, हमने बता दिया था कि नहीं, हम पूरी तरह से खाली कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मरकज के लोगों का कहना है। मेरे साथ में इलियास शरफुद्दीन अब से थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं मेरे साथ में, जो इस इलाके के आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्हें भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रेकिंग सेंटर से रचना बंसल एक जानकारी हमें मुहैया कराएंगी। ब्रेकिंग सेंटर हम चलते हैं। रचना, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ये मरकज के महापाप की क्या है? एक के बाद एक लोगों के संक्रमित होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं। इसी को लेकर तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया और यहाँ से लौटे जो घर पर लोग हैं उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, जिस पर फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है, जो कि इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। बहराइच में यहाँ से कुछ लोग लौटे थे।
जिन तक पुलिस पहुंच गई है, बहराइच पुलिस वहां पहुंची है, साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कितने लोग यहां से वापस लौटे, कितने लोगों के संपर्क में आए, उनके वापस आने का साधन क्या था, क्या बस से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं, ये तमाम बातों की जानकारी फिलहाल बहराइच पुलिस निकाल रही है। योगी कितने सख्त हैं ये हमने देखा। आप चाहे वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को लेकर हो या फिर निजामुद्दीन में मरकज में हजारों लोगों का एक साथ जुट जाना हो, योगी पहले से नाराज है, सख्त है, लखनऊ में मीटिंग बुला ली है। इसी बीच जब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है और जगह जगह ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मरकज में शामिल कौन लोग हुए थे, तो बहराइच से ये अपडेट मिल रहा है कि बहराइच से कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे और फिर यहाँ से वापस लौटे थे। इसी बीच अपडेट ये भी था कि कर्नाटक में यहाँ से लौटा मौलवी जिसकी कोरोना के चलते मौत हो गई है। कर्नाटक में पहले ही आंकड़ा बढ़ा हुआ है, 91 लोग वहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच जब बहराइच से अगर लिंक मिला है, बहराइच में अगर लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से लौटे थे, ऐसे तमाम जिलों को अब खंगाला जाएगा। जो बहराइच में लोग होंगे चिन्हित किए जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी और बहुत संभव है कि उनसे बाकी लोगों के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि एक दूसरे से जान पहचान होती है, बातचीत होती है, वहां से कई क्लू मिल सकते हैं कि इस मरकज में और कहां से लोग पहुंचे थे, कितनी संख्या में पहुंचे थे, कैसे आए थे, वापस जाने का साधन मरकज में शामिल होने की खबर है। ठीक है, रचना दोबारा आते हैं टीवी स्क्रीन पर, लगातार रचना हमारे साथ में रहेंगी। ये कोरोना ब्रेकिंग सेंटर है जहां से एक एक जानकारी रचना देंगी। रचना, जैसे ही आपके पास बड़ी खबर आती है आप हाथ उठाइएगा, आपके पास मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। हम आगे ये भी बताएंगे कि आखिरकार जमात क्या होती है, तबलीगी जमात क्या होती है, मरकज क्या होता है और इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार में ये तबलीगी जमात क्या करती है, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इलियास शरफुद्दीन देश के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत लिबरल होकर के और लोगों की जिंदगी की परवाह करते हुए इलियास शरफुद्दीन हमसे बात करेंगे। इलियास शरफुद्दीन के पास में हम चलेंगे, लेकिन ड्रोन से किस तरह से निजामुद्दीन के इलाके की निगरानी की जा रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, निजामुद्दीन के इलाके में जब आप जाते हैं ना, जनपुरा एक्सटेंशन के आगे वाला जो इलाका है, ये सकरी गलियों वाला रास्ता है और वहां पर अगर कहीं पर भी लोग 1000, 1200, 1500, 1700 की तादाद में हैं, तो एक दूसरे को पता ना चल पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक न्यूज चैनल की तरफ से ये कहा जा रहा है, हर एक मीडिया माध्यम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी बना करके रखें। वहां पर अगर 1700 लोग निजामुद्दीन इलाके में थे तो किसी को जानकारी नहीं हो पाई, ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए, ब्रेकिंग सेंटर, रचना बंसल मेरे साथ में है, इलियास शरफुद्दीन भी हमारे साथ में है, देश के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर। इलियास शरफुद्दीन, क्या मैं ये मान लूं कि तबलीगी जमात के जरिए या मरकज के नाम पर एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, लड़ रही है, तो चंद मौलानाओं ने देश की कई जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ किया, क्या मैं ये मान लूं? लॉकडाउन देश को टाइम पर नहीं किया, सिटीज को लॉकडाउन नहीं किया, स्टेट्स को लॉकडाउन नहीं किया और ये वायरस की मोदी और योगी चेन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। लिट्टी चोखा खाने में 100 करोड़ ट्रम्प को बुलाने में लगा दिए और नतीजे में वायरस को पूरे देश में फैला दिए। ये बात सही है कि मरकज से भी गलती हुई है, वहां के जिम्मेदारों ने एडवाइजरी लेना चाहिए था, लेकिन वायरस की मोदी योगी चेन इलियास शरफुद्दीन जी, इलियास शरफुद्दीन साहब कहते हैं कि अगर अनजाने में हो जाए तो वो गलती होती है और भूल होती है, लेकिन जान करके हो जाए तो उसे गुनाह कहते हैं। और गुनाह एक ऐसे वक्त में हो जाए जब कई जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ हो जाए तो उसे उर्दू में कहते हैं गुनाह अजीम। क्यों नहीं ये कहा जाए कि जो लोग इस्लाम के प्रचार और प्रसार में लगे हुए थे उन्होंने गुनाह अजीम को अंजाम दिया है? क्यों नहीं ये माना जाए? स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर हैं। इलियास जी, पहले आप जवाब दें। हो गए, तीनों जिम्मेदार हैं गुनाह अजीम के और मोदी योगी चेन सबसे बड़ी जिम्मेदार है ये वायरस की। वायरस की चेन मोदी योगी से शुरू हुई और मौलाना तक पहुंची। अरे इलियास शरफुद्दीन जी, क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको एक खुजली भी हो जाए, आपको एक सर में खुजली भी हो जाए तो आप कहते हैं मोदी। आपको अगर बाहों में हाँ, अगर आपको एक मोच आ जाए, एक मरोड़ आ जाए तो आप कहते हैं योगी। बेबी डॉल की पार्टी में बीजेपी के लीडर क्या कर रहे थे? बेबी डॉल की पार्टी में आप क्या कर रहे थे सर? आप क्या कर रहे थे? ओके, ठीक है।
इलियास शरफुद्दीन आप क्या कर रहे थे? इलियास शरफुद्दीन आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप तो इस्लामिक स्कॉलर है ना। तबलीगी जमात क्या कर रही थी? धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं ना, इंसानियत की बात करते हैं ना। इलियास शरफुद्दीन आप लोग क्या कर रहे थे? इलियास शरफुद्दीन आप लोग क्या कर रहे थे? इलियास शरफुद्दीन देश के चंद मौलानाओं ने, इलियास शरफुद्दीन देश के चंद मौलानाओं ने देश की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है। जमात क्या कर रही थी? धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं ना, इंसानियत की बात करते हैं ना। इलियास शरफुद्दीन आप लोग क्या कर रहे थे? इलियास शरफुद्दीन आप लोग क्या कर रहे थे? इलियास शरफुद्दीन देश के चंद मौलानाओं ने, इलियास शरफुद्दीन देश के चंद मौलानाओं ने देश की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है। इलियास शरफुद्दीन जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। दिल्ली की जिंदगी के साथ, तमिलनाडु की जिंदगी के साथ, तेलंगाना की जिंदगी के साथ, आंध्र प्रदेश की जिंदगी के साथ, जम्मू कश्मीर की जिंदगी के साथ, उत्तर प्रदेश की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। धर्म के नाम पर अधर्म हुआ है। मानिए, योगी मोदी से शुरू हुआ, योगी और मोदी से शुरू हुआ वो। अगर जनवरी से मेरी बात सुनिए, लॉकडाउन के अभी तो ये नौबत नहीं आती। चलिए आप एक काम करें, कोरोना के नाम पर आप योगी मोदी राग ही अलापते रहें, लेकिन स्वामी चक्रपाणी के पास हम चलते हैं। स्वामी चक्रपाणी तबलीगी जमात के 1700 लोग छिप करके बिना बताए, बिना जानकारी के दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रह रहे थे। मैंने देश के जाने माने स्कॉलर से पूछा तो उनका यह कहना है कि योगी और मोदी इसके जिम्मेदार हैं और योगी और मोदी हर चीज के जिम्मेदार हैं। जवाब दें, रिबट करें आप। देखिए रफीक जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है और कोरोना को लेकर के चिंतनशील है और भारत में भी होना चाहिए। लेकिन आप देखो कि इतनी विदेश से आकर के लोग यहाँ छिप के हैं और फैला रहे हैं। आप देखो, इसके बावजूद भी सैफुद्दीन जी जैसे लोग अभी भी राजनीति से पीछे नहीं हट रहे हैं। कितनी घृणित बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो वास्तव में इस समय चिंता में है, प्रदेश के गृह मंत्री योगी जी जो खुद प्रदेशों का पूरा दौरा कर रहे हैं, जिस समय सैफुद्दीन अपने घरों में बैठे हैं और तमाम मौलाना अपने घरों में बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई भी समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे हुए हैं और तमाम लोग लगे हुए, तमाम सरकारें लगी, उस समय आरोप लगाना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी चक्रपाणी आप रहे, आपकी बात सुनी जाएगी। दर्शाता है कि कहीं न कहीं स्वामी चक्रपाणी आप रहे, आपकी बात सुनी जाएगी। इलियास शरफुद्दीन, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं और मुझे बताइएगा हाँ या ना मैं सही हूं या नहीं सही हूं। निजामुद्दीन इलाके में छिप करके तबलीगी जमात के नाम पर 1700 लोगों को रखा गया और जब दिल्ली में एक बुजुर्ग की उसी तबलीगी जमात से मौत हो गई, उसके बाद ये जानकारी निकल करके सामने आई कि यहां पर पिछले दिनों छिप करके लोग रह रहे थे। अगर मैं ये कहूं इट्स अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, सहमत हैं आप? आपराधिक कुकृत्य है ये। अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस सो रही थी, एमएलए खरीद रही थी, आप छोड़िए। गोबर खा रही थी। इलियास शरफुद्दीन जी, इलियास शरफुद्दीन जी, रचना एक मिनट। इलियास शरफुद्दीन जी, अरे मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए ना सर, सुनिए सर, सम्मान सुनिए। इलियास शरफुद्दीन जी, मान लिया आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं, मान लिया कि उन्होंने गुनाह कर दिया, उनसे गलती हो गई, मान लिया, लेकिन मुझे बस ये बता दीजिए, तबलीगी जमात का मतलब, मैं राशिद हूं, मुझे तबलीगी जमात के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए कभी तबलीगी जमात के मूल्यों पर कभी और बहस कर लूंगा। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तबलीगी जमात होती है? इस्लाम धर्म के मूल में होता है किसी के जीवन को बचाना, और अगर ये पालन नहीं किया गया तो ये लोग इस्लाम के भी गुनहगार हैं। निजामुद्दीन के जिम्मेदारों से गुनाह हुआ है, गलती हुई है, और बड़े गुनहगार योगी और मोदी भी है, अमित शाह है, जिन्होंने वो जलसे को करने दिया। अच्छा, जलसे को रोका क्यों नहीं? दूसरा मैं सवाल कहाँ से ला रहे हो यार? अरे मौलाना साहब, योगी जी कहाँ आ गए? बाहर से आकर के बैठा आप रहे हो, निजामुद्दीन के लोग बैठा रहे हैं, आप योगी मोदी का माला जप रहे हो, जितना उनकी माला जप रहे हो। अगर अपनी सुरक्षा की, अपनी कौम के लोगों को सावधान किए होते, कहाँ पर उनकी भूमिका
की जानी चाहिए। क्यों नहीं रोकी? जिन लोगों ने रोकी क्यों बुला नहीं करके जलसे को? शरण दिया देने का इलियास काम किया, जो इलियास शरफुद्दीन, मुझे ऐसा लग रहा है जिम्मेदार है, इलियास शरफुद्दीन, को फैलाने का काम किया, योगी आपकी समाज को लील रहा है। इलियास शरफुद्दीन, एक बार स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुन लेते हैं ना। इलियास शरफुद्दीन, इस्लाम में एक बात कही जाती है, इलियास शरफुद्दीन, इस्लाम में एक बात कही जाती है कि अगर हम अच्छे श्रोता हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और ये बात, अच्छे श्रोता बनने वाली बात बहुत बार ये कही जाती है कि सुन्नत के तौर पे होती है। एक बात सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ कह रहे हैं। निजामुद्दीन में जलता नहीं होना हाँ चाहिए। ठीक है, नहीं, स्वामी चक्रपाणी महाराज बोले हैं, चक्रपाणी महाराज बोलेंगे दुर्भाग्य की बात ना, नहीं, इतने रसी जी, आप स्वामी चक्रपाणी महाराज बोलेंगे, इलियास शरफुद्दीन एक मिनट रुक जाए, स्वामी चक्रपाणी महाराज से बोलेंगे। रसी जी, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस प्रकार की निंदा की जानी चाहिए कि कैसे विदेश के लोग आकर के पूरे देश में मानवता के दुश्मन हुए बैठे, सिर्फ मुसलमान नहीं, मानव मर रहे, इंसान मर रहे, तो ये योगी और मोदी का माला जप रहे थे, आप उसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसे लोगों की भर्त्सना की जानी चाहिए। आप उनकी बचाव कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और सरकारों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इलियास शरफुद्दीन, आप सरकार से बाद में निपट लेना। रुकिए, आप दोनों ही लोग रुकिए, मुझसे एक बात सुनिए, बाद में लड़ाई कर लेना। मुझसे एक बात सुनिए। इलियास शरफुद्दीन, आप देश के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। मेरी सहयोगी रचना बंसल कोई बड़ी जानकारी दे रही है। रचना, ओवर टू यू। राशिद, मेरे भी एक तो कुछ सवाल थे इस्लामिक स्कॉलर से, वो मैं आगे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त का ताजा अपडेट आपको बता दूं। चूंकि ये पानी पी पी कर मोदी योगी का नाम बार बार ले रहे हैं, तो इनसे पूछेगा कि इनके जो मौलाना है वो सामने कब कब आए कोरोना वायरस से निपटने के लिए, या अपने लोगों को समझाने के लिए कि वो घर में रहें, या योगी लगातार तमाम जिलों का दौरा करने के बाद नोएडा, गाजियाबाद पहुंचे, जब इंतजाम नाकाफी दिखे तो नाराज होकर लखनऊ पहुंच गए हैं, अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग है। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आपात बैठक के बाद, अब अपने अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। निजामुद्दीन में तमाम जो लोग इकट्ठा हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी तो है, लेकिन जो प्राथमिकता थी, अब जिनको आइसोलेशन में रखना था उन्हें भेजा गया है, जिनको क्वारंटीन के लिए भेजा गया था उनको रखा गया है, जिनको अस्पताल भेजना था उनको भेजा गया है। ये शासन और प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल इस्लामिक स्कॉलर से है, पढ़ी लिखी बातें इन्हें करनी चाहिए, ये जहालत वाली बातें कैसे कर रहे हैं, ये मोदी और योगी को हर बात पे कैसे कोस सकते हैं। मेरा सवाल ये है राशिद, ये मैंने आपसे ही जाना है कि इस्लाम में ये कभी नहीं कहा गया कि आप एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होइए, तब आप ऊपर वाले को याद कीजिए, उसका नाम लेंगे, तब दुआ कबूल होगी। आप सच्चे मन से कहीं भी बैठिए ना, इन्होंने क्यों नहीं अपने समुदाय के लोगों को समझाया कि आप इकट्ठा मत होइए। इनकी पहल क्या थी? दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, इनकी अपनी पहल क्या थी? हम एक बड़ा खुलासा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बात जिसने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी, एक तबलीगी जमात के 1700 लोग, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जिन्होंने हिलाकर रखा है, दिल्ली में चुपचाप चुपके से रहे, किसी को जानकारी नहीं दी एक ऐसे वक्त में, जबकि ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है, बावजूद इसके नहीं की गई। और दिल्ली से लेकर के यूपी, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक आज की तारीख में इन्हीं का डर है कि न जाने इस तबलीगी जमात के मौलाना कहां पर गए हैं। हालांकि कईयों को क्वारंटीन करने के लिए भेज दिया गया है। जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है, बावजूद इसके नहीं की गई। और दिल्ली से लेकर के यूपी, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक आज की तारीख में इन्हीं का डर है कि न जाने इस तबलीगी जमात के मौलाना कहां पर गए हैं। हालांकि कईयों को क्वारंटीन करने के लिए भेज दिया गया है, इनमें से 24 कोरोना संक्रमित रहे हैं। लेकिन एक बार मैं रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मेरे साथ जितने गेस्ट हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या तबलीगी जमात के नाम पर अधर्म किया गया है, क्या देश के चंद मौलानाओं ने करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी है। अगर लगा दी है तो क्यों न इन्हें अपराधी की श्रेणी में रखा जाए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा खुलासा अपनी सहयोगी रचना बंसल के जरिए करूंगा। एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, उसके बाद पूरी डिटेल्ड वे में रचना आपको बताएंगे कि हमारे हाथ में ये कितना बड़ा सबूत है और ये सबूत दिखाना कितना ज्यादा जरूरी है। अपने कैमरा पर्सन शिवली से मैं कहूंगा जिस हद तक भी जूम कर सकें इसे जूम करके आप दिखाइए और ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ, ये दिखाइए आप। अब इसे आप देखिए और समझिए ये क्या है। जितने भी धर्म के ठेकेदार मौलाना हैं उन्हें समझना बेहद जरूरी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से
13 मार्च को ही सीधे तौर पर आदेश आए थे। इस आदेश में सीधे तौर पर यह कहा गया था कि 200 लोगों से ज्यादा, ये पहले की मैं बात कर रहा हूं, कि 200 से लोगों से ज्यादा लोग जुटेंगे नहीं, किसी भी तरह की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, किसी भी तरह की सोशल कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। 200 से ज्यादा लोग अगर जुटते हैं तो यहां पर यह भी बताया गया है कि किस एक्ट के तहत वो अपराधी की श्रेणी में आएंगे। ये एक्ट है कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 अंडर द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ये 13 मार्च का ऑर्डर है और इस ऑर्डर पर आप देखेंगे कि नीचे यहां पर आप देखिए पद्मिनी सिंगला, सेक्रेटरी हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उनका सिग्नेचर भी है। ये 13 मार्च की चिट्ठी मैंने दिखाई है। 16 मार्च की एक और चिट्ठी रचना बंसल के हाथ में है। रचना, ओवर टू यू। हमें ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने अलग अलग वक्त पे किस तरह के आदेश जारी किए थे, ताकि इन आदेशों के जरिए हम समझ सकें कि मौलानाओं ने किस तरह से कानून का मखौल उड़ाया। राशिद, आपने 13 तारीख की चिट्ठी दिखाई है। 12, 13 और 16 तारीख, ये 3 ऑर्डर्स की कॉपी इंडिया न्यूज के पास है और लगातार इंडिया न्यूज ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर से जवाब भी चाहते हैं। क्योंकि 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लगा था, हालात किस तरीके के थे, जब प्रधानमंत्री खुद आते हैं सामने और कहते हैं कि जनता कर्फ्यू की नौबत अब आ गई है। उसके बाद देश भर में लॉकडाउन की स्थिति हम सब जानते हैं। ऐसे में अगर तबलीगी जमात के नाम पर, मरकज के नाम पर हजारों लोग इकट्ठा हुए तो हुए कैसे? आपने कानून की धज्जियां भी उड़ाई, आपने सरकार के दिशा निर्देश का पालन भी नहीं किया, आप इकट्ठा भी हुए और आज आप उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। ऐसा ही शाहीन बाग में भी हुआ था। शाहीन बाग को लेकर जब सवाल उठे थे तो कह दिया कि 50-50 की शिफ्ट में हम बैठे हैं। नियमों की धज्जियां तब भी उड़ी थी। इनसे पूछिएगा कि ऐसे कौन से मौलाना थे जब वहां समझाने के लिए पहुंचे थे? अगर इनकी जान की इतनी काम करते हैं रचना, अगर इंसानी जान की आपका इतनी सवाल बहुत इररिलेवेंट है। रचना का सवाल बहुत इररिलेवेंट है। रचना के सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मरकज ये मौलाना कहां पर गए, किन किन राज्यों से होते हुए गुजरे और कहां संभावित संक्रमण इनकी वजह से फैला होगा, इसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे देते हैं। देखें आप, ये देखिए कहां से ये लोग आए थे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इंग्लैंड, श्रीलंका। एक बार फिर से आप देखें, जिस मौलाना की हम बात कर रहे हैं, जिस मरकज की हम बात कर रहे हैं, कहां से ये लोग आए थे। इंग्लैंड, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन और मलेशिया से ये मौलाना आए हुए थे, हिंदुस्तान में आकर के रहे। लेकिन जैसा कि रचना ने ये बताया, फिर से आप देखें, जैसा कि, और हाँ, मौलाना की ये चेन, आप ये भी सोचें कि किन किन देशों से होकर के गुजरी है। इसका मतलब ये है कि मरकज वाले ये मौलाना, क्यों नहीं ये कहा जाए कि ये कोरोना के क्रिमिनल हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि देश बाट जो रहा है कि संक्रमण से कितनी जल्दी निजात पाई जाए, तो ऐसे में इंग्लैंड, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और मलेशिया के इन मौलानाओं ने हिंदुस्तान में एक तरीके से ये क्यों न कहा जाए कि पनाह ली, तबलीगी जमात के तौर पर इन्हें बिठा करके रखा गया, कोई जानकारी नहीं दी गई और ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। इलियास शरफुद्दीन, जो जानकारी अभी रचना बंसल ने दी है, इसका जवाब आप दें। जनवरी से हम चिल्ला रहे थे लॉकडाउन के लिए। योगी वायरस अयोध्या में रामनवमी मना रहा था और मोदी वायरस ट्रंप को झेलते हुए पूरे देश मौलाना साहब 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका धार्मिक आयोजन हुआ है। राशिद, इनसे पूछना चाहिए, 13 तारीख का ऑर्डर है, 200 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। 16 तारीख का ऑर्डर है, 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। कैसे हजारों लोग इकट्ठा हो गए? क्या बात कर रहे हैं? माननीय इलियास शरफुद्दीन जी, देश के जाने माने स्कॉलर, मेरी बात सुनिए। थोड़ा सब्र रखिए। इस्लाम में कहा गया है इन अल्लाह मा साबिरीन। थोड़ा सब्र भी रखिए और सब्र रख करके मेरी बात सुनिए। सब्र रख करके मेरी बात सुने आप। सब्र रखने वालों के साथ ही खुदा है। सर, मेरी बात सुने। हाँ, सुनिए इलियास शरफुद्दीन, ठीक है। तेज आवाज में कभी सच्चाई नहीं बयां होती। कहते हैं जहाँ विचारों का दिवालियापन होता है वहाँ चीख चिल्लाहट होती है। तेज आवाज में बात मत कीजिए। तेज आवाज में बात मत कीजिए सर। तेज आवाज में बात मत कीजिए। तेज आवाज में सत्य नहीं कहा जाता। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा खामोशी से होती है। सर, मेरी बात सुने आप। अगर 12, 13 और 16 तारीख को इलियास शरफुद्दीन, अगर 12, 13, 16 तारीख को इलियास शरफुद्दीन, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया, अगर 12, 13, 16 तारीख को सीधे तौर पर यह कहा गया कि लोग नहीं जुटेंगे, सोशल कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया सर? सर, इतना बड़ा क्राइम कैसे हुआ सर?
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। क्यों ना मौलानाओं को क्वारंटीन करने के बाद जैसे ही रिकवर हो जाएं, इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए? क्यों ना इन्हें देशद्रोही की संज्ञा दी जाए? क्यों ना जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें देशद्रोही कहा जाए? योगी वायरस को जेल भेजो। इलियास शरफुद्दीन, इलियास शरफुद्दीन, इलियास शरफुद्दीन, वायरस जेल जाए। स्वामी चक्रपाणी है मौलाना देशद्रोही है क्या? स्वामी चक्रपाणी मौलाना देशद्रोही है क्या? देखिए स्वामी चक्रपाणी, रशीद जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने लोगों ने, मौलानाओं ने ये कृत्य को किया है, वो सिर्फ देशद्रोही ही नहीं बल्कि मानवद्रोही भी हैं। उन लोगों ने पूरे देश में इस प्रकार से घूम करके कोरोना फैलाने का काम किया। ये बिल्कुल कोरोना के कातिल है, कोरोना का क्रिमिनल है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मानवता के दुश्मन हैं, और हमें नहीं लगता किसी भी धर्म का इससे ये निश्चित रूप से इस्लाम, जिस प्रकार से इस्लाम को मानते हुए और इस्लाम को आधार बना के जिस प्रकार से इन लोगों ने किया है, बिल्कुल दुर्भाग्य। और सबसे बड़ी बात, सैफुद्दीन जैसे मौलाना उसका समर्थन कर रहे हैं, और बात बात में योगी और मोदी का जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद भी अभी भी आप चिल्ला रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कम से कम मुकदमे चलने चाहिए, लेट्स एक्सपोज द मौलाना, लेट्स एक्सपोज द मौलाना। सैफुद्दीन, चलिए ठीक है स्वामी चक्रपाणी, ठीक है, एक काम करते हैं ना, तथ्यों के आधार पर मौलाना को एक्सपोज करते हैं। इलियास शरफुद्दीन आप भी खामोश हो जाएं, और स्वामी चक्रपाणी आप भी शांत हो जाएं। तथ्यों के आधार पर ही बोलता हूँ, तथ्यों के आधार पर ही एक्सपोज करूंगा। बिल्कुल ओके ठीक है। इलियास शरफुद्दीन खामोश हो जाएं। विचारों का दिवालियापन जहां होता है वहां पर चीख चिल्लाहट होती है। इलियास शरफुद्दीन सच कहने के लिए हाई पिच पर नहीं बोलते। आप कहीं न कहीं आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी विधायक दोनों ही आवाज नीचे करें, दोनों ही आवाज नीचे करें। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि जंगपुरा एक्सटेंशन के आप विधायक हैं प्रवीण कुमार जी, वही वाला इलाका जो जहां पर निजामुद्दीन का ये पूरा इलाका आता है। कहां पर गलती हुई है, कहां पर चूक हुई है, कहां पर भूल हुई है, कहां पर अपराध हुआ है? नहीं, जिस तरीके से लगातार पूरे दिल्ली सरकार की तरफ से ऑर्डर निकाले गए थे कि किसी भी तरीके, बल्कि 3 बार ऑर्डर निकाले गए कि 200 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर 20 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी लगातार इंटीमेशन जो थाने की तरफ से और वेरियस एजेंसी की तरफ से जा रहा था, तो और ये जो एक जगह पे इतने लोग गैदर हुए हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से इन जो भी इसमें कल्प्रिट है उसके ऊपर एफआईआर करने का इसमें ऑर्डर जारी कर दिया है। और जो अधिकारी भी इसमें जिन्होंने लापरवाही, मैं धाराएं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, देशद्रोह भी हुआ है। अगर बाहर से आए हुए चंद मौलाना कहीं पर छिप करके बैठे थे, मेरा मानना तो यह है कि चाहे निजामुद्दीन ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हों, चाहे तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कांधलवी वाले जो पूरे लोग हैं, मान्यता वाले जितने भी लोग वहां पर थे, क्यों ना ये माना जाए कि इन्होंने देशद्रोह किया है। मैं समझना ये चाहूंगा कि धाराएं कौन कौन सी लगाई जाएंगी? नहीं, ये धाराएं आईपीसी के तहत जो धाराएं दिल्ली सरकार के एक्ट से बनती है, डीएम एक्ट में जो आती है, क्योंकि ये सारा मसला जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में चला गया है, तो डीएम के पास पावर है सारी चीजें करने की। तो और दिल्ली सरकार की तरफ से जो डीएम इम्पैनल्ड हैं वो पूरी तरीके से अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और मसला ये है कि निजामुद्दीन में मरकज जो पड़ता है, वो निजामुद्दीन पूरा इलाका जो है वो घनी आबादी से घिरा हुआ है। और आशंका ये है कि आसपास के इलाके में ये सारा जो कोरोना का प्रभाव है वो आसपास के इलाके में न फैल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और इसलिए पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया है। और जहां जहां इस ये मरकज के अदर लोग गए हुए हैं, ठहरे हुए लोग गए हैं, उन सारे लोगों से प्रवीण जी आप रहे हैं हमारे साथ में, जहां जहां गए। प्रवीण जी आप रहे हैं हमारे साथ में, चूंकि इलियास शरफुद्दीन भी हमारे साथ में है। इलियास शरफुद्दीन देश के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। इलियास शरफुद्दीन, हालांकि आपके मुकाबले तो मैं बड़ा ज्ञानी हूं इस्लाम के मामले में, लेकिन जितना भी सीमित थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है, इसके मुताबिक ये कि 1927 में एक आंदोलन के तौर पर तबलीगी जमात की शुरुआत हुई, और तबलीगी जमात में खासतौर से इस्लाम के 6 उसूलों के बारे में बताया जाता है। कलमा, सलात, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत, दावत और तबलीग।
इन सभी में एक बात कही जाती है कि इंटेंट यानी नीयत किस तरह की आपकी हो, एक इंसान के तौर पर, इंसानियत के तौर पर, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए, यही सिखाया जाता है और यही बताया जाता है। क्यों ना यह माना जाए कि आप लोग या आप जैसे लोग जो अपराध को अपराध नहीं मानते और अपराध को सीधे तौर पर आपकी जबान पर दो शब्द आया करता है, योगी या मोदी, क्यों ना यह माना जाए कि आप लोग भी इस्लाम के सही जानकार नहीं है, और अगर सही जानकार हैं तो तोड़ मरोड़ करके पेश किया करते हैं, और आप लोग इस्लाम के एक ऐसे ठेकेदार हैं जो नियत के बारे में बताते नहीं, जो ये नहीं बताते कि कलमा, सलात, इल्म, इकराम मुस्लिम, दावत तबलीग, इखलास नियत आखिरकार क्या होता है। हंसी मत सर, हंसी मत, पागल बातें मत करो। आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है। इलियास शरफुद्दीन, इज इट द टाइम टू लाफ? इलियास शरफुद्दीन, इलियास शरफुद्दीन, इलियास शरफुद्दीन, 130 करोड़ का हिंदुस्तान आज की तारीख में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 700 करोड़ की दुनिया आज की तारीख में लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है, करोड़ों की जिंदगी तबाह हो गई है। हंसी आ रही है आपको? रामनवमी मनाने आप ठहाके लगा रहे हैं, आप ठहाके लगा रहे हैं इस्लाम के ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार, आप ठहाके लगा रहे हैं, आप ठहाके लगा रहे हैं, आप ठहाके लगा रहे हैं सर। प्रवीण कुमार मेरे ख्याल से जवाब दें आप, प्रवीण कुमार शादाब जवाब देंगे। प्रवीण कुमार, गुरु का मतलब समझते हैं वो जो धन के होल्ड, प्रवीण कुमार जवाब देंगे। प्रवीण कुमार देश के एक मौलाना ठहाके लगा करके हंस रहा है। प्रवीण कुमार मेरे ख्याल से आपको जवाब देना चाहिए। प्रवीण कुमार, नहीं, सबसे पहले ये बात है कि इसकी गहराई और इसकी सीरियसनेस हम सबको समझना है कि पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में इससे कितनी सारी मौतें हो गई हैं, और मौत जो है वो कोरोना जो है किसी के धर्म, किसी की जाति और किसी का ओहदा देख के नहीं आती है। कोरोना एक वायरस है जो पूरी तरीके से लगातार संक्रमित हो रहा है, और मरकज के में ठहरे हुए लोगों के कारण जो है वो पूरे कई सारी जगह पे कोरोना का वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक वाली स्थिति है, चिंताजनक वाली बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, इसकी उच्च स्तर पे जांच हो रही है, और किस जो इसमें लापरवाही इन्वॉल्व हुई है जिस तरीके से, उन सारे लोगों पे कार्रवाई होगी। और अभी भी मैं सभी लोगों को हिदायत देना चाहता हूँ कि अपने घर में रहिए, निजामुल क्षेत्र के सारे लोग पूरा हिंदुस्तान चेहरा देखे इलियास शरफुद्दीन का, एक बार इलियास शरफुद्दीन का चेहरा दिखाए। इलियास शरफुद्दीन ने फिर ठहाके लगाइए। इलियास शरफुद्दीन बेशर्मी का ठहाका एक बार फिर लगना चाहिए। इलियास शरफुद्दीन बेशर्मी की हंसी एक बार फिर आनी चाहिए। इलियास शरफुद्दीन, लेट द कंट्री लुक एट योर ट्रू फेस, लेट द कंट्री लुक एट योर ट्रू फेस। आप तो अपील नहीं कर पाए, इंडिया न्यूज अपील करेगा। इंडिया न्यूज तबलीगी जमात के लोगों से अपील करता है, और एक बार ये अपील हम आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज जो अपील करता है, ठीक है, खामोश हो जाए आप, खामोश हो जाए। इलियास शरफुद्दीन, मुझे टीआरपी के लिए कोई डिबेट नहीं करनी। इलियास शरफुद्दीन, मुझे टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करनी। मत चिल्लाइए सर, मत चिल्लाइए सर, मत चिल्लाइए। तहे दिल से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मत चिल्लाएं, न चिल्लाएं आप। हाँ ठीक है, हो गया, हाँ हो गया। इलियास शरफुद्दीन, हो गया, बस हो गया, अब रुक जाए आप। इंडिया न्यूज पूरे देश भर में तबलीगी जमात के लोग जहां जहां पर भी गए हैं उनसे एक अपील करता है। इंडिया न्यूज ये अपील करता है कि आप देश में कहीं पर भी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर, जिन जिन हिस्सों से तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए लोग आए, वो खुद प्रशासन के सामने आए, अपनी जानकारी दें, बताएं कि दिल्ली के तबलीगी जमात में ये लोग शामिल हुए थे। देश और समाज के लिए ये करना बेहद जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी को आप समझें और एक काम करें। इलियास शरफुद्दीन, आपकी हंसी माफ हो जाएगी, हिंदुस्तान आपकी हंसी माफ कर देगा। यही जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर, जिन जिन हिस्सों से तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए लोग आए, वो खुद प्रशासन के सामने आए, अपनी जानकारी दें, बताएं कि दिल्ली के तबलीगी जमात में ये लोग शामिल हुए थे। देश और समाज के लिए ये करना बेहद जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी को आप समझें और एक काम करें। इलियास शरफुद्दीन, आपकी हंसी माफ हो जाएगी, हिंदुस्तान आपकी हंसी माफ कर देगा। यही अपील आप भी करें। इलियास शरफुद्दीन, यही अपील आप भी कीजिए। लोगों में हंसने दीजिए जो दिसंबर से लॉकडाउन नहीं करे, जो मेरी बात नहीं सुने, जो गधे पूरे देश में बात करें। इलियास शरफुद्दीन अपील करें, मुझे उन पर हंसने दीजिए। इलियास शरफुद्दीन अपील करें, इलियास शरफुद्दीन अपील करें,
ट्रम्प की गोद में बैठे जिस धर्म की ठेकेदारी करते हैं अपील करें। गोद में बैठे थे, जहां पर सूरह फातिहा पढ़ते हैं वहां पर अपील करें, जहां कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हैं वहां पर अपील करें, जहां पर नात पढ़ते हैं वहां पर अपील करें, जहां पर दुआएं पढ़ते हैं वहां पर अपील करें। जनवरी आपको आपके धर्म का वास्ता अपील करें, आपको इंसानियत का वास्ता अपील करें, आपको मानवता का वास्ता अपील करें, आपको देश का वास्ता अपील करें, हिंदुस्तान का वास्ता अपील करें। जिस हिंदुस्तान की रोटी तोड़ते हैं आप लोग, अपील करें। मोदी भी नहीं सुने, अमित शाह भी नहीं सुने। क्या कर रहे थे ये लोग, कहाँ थे ये लोग, क्यों सो रहे थे, लिट्टी चोखा खाते थे, अपील करने में डर लगता है ना? क्यों नाच रहे थे? क्यों? इलियास शरफुद्दीन आगे दुकानदारी भी तो इन्हीं सब जमातों के जरिए चलानी है, तो अपील भी नहीं करेंगे, अपील भी नहीं करेंगे। क्यों? स्वामी चक्रपाणी, इन्हें अपील करने में भी डर लगता है। जी रशीद जी, देखो पूरा देश ने देख लिया जिस प्रकार से ठहाके मार के हंस रहे आपके प्रश्नों पे। पूरा देश और विश्व आज चिंता में डूबा हुआ है कोरोना को लेकर के, और ये आप हंसी उड़ा रहे हैं। तो दुआ किसी के लिए दुआ कर नहीं सकते, ये तो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। ये तो बददुआ करने वाले लोग हैं। ये बात बात में जिस प्रकार से योगी और मोदी का नाम कर सकते हैं, ये साबित हो रहा है पॉलिटिकल लोग हैं। ये मौलाना का काम होता है लोगों के लिए, ये कैसे दुआ कर सकते हैं? ये तो दुआ कहीं में नहीं है, ये तो हंसी उड़ा रहे हैं, ये तो मानवता को हंसी उड़ा रहे हैं। ये तो ये आप तो फिर भी शायद डोनेशन वाले कमरे में बैठे होंगे, आप तो फिर भी एयर कंडीशन कमरे में बैठे होंगे। जो जिन लोगों ने पलायन किया है जाकर के उनसे पूछिए ना। जिस माँ ने दम तोड़ा है अपने बेटे के सामने, उस बेटे से पूछिए। जिस घर वाले ने दम तोड़ा है, जिसकी जान निकली है, उससे पूछिए। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, एक बार उनके घर वालों से पूछिए, तो शायद दोबारा से आप हंसेंगे नहीं, दोबारा से आप बेशर्मी के ठहाके लगाएंगे नहीं। हम दलालों पे हंसेंगे, दलालों चोरों पे हंसेंगे, बराबर हंसेंगे। दलालों और चोरों को जगाएंगे हंस के, जागो देश को आग मत लगाओ, 100 करोड़ आप हंस रहे हो अरे देश को आग तो मौलानाओं ने लगा दी। इलियास शरफुद्दीन जी, आज की तारीख में देश को आग मौलानाओं ने लगा दी। ठहाके मारो, क्यों फैलाए देश में, डोनट को लेके पूरे देश में क्यों फैलाए? तो काम करते हैं। हाँ, इलियास शरफुद्दीन जी, इलियास शरफुद्दीन जी, चलिए आप तो मैंने कहा ना, आप बड़े ज्ञानी होंगे, आप बड़े ज्ञाता होंगे। आप एक काम कीजिएगा इलियास शरफुद्दीन, जा करके दोबारा से आज प्रॉफिट की हदीस पढ़िएगा। इलियास शरफुद्दीन सुनिए, प्रॉफिट की हदीस दोबारा से जाकर के पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मानवता के लिए क्या कहा गया है। कुरान शरीफ की आयतें पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मानवता के लिए क्या कहा गया है। जा करके अलग अलग सूरा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मानवता के लिए क्या कहा गया है। सूरह फातिहा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा मानवता के लिए क्या कहा गया है। सूरह यासीन पढ़िएगा, जा करके पता चलेगा कि मानवता के लिए क्या कहा गया है। अपनी बगलें झांकिएगा, आईने में चेहरा देखिएगा, और अगर तभी उसके बाद भी आपको लगे कि आपको ठहाके लगाने चाहिए, ठहाके लगाइएगा, वीडियो भेजिएगा। बेशर्मी का वीडियो शायद मैं भी एक बार देख सकूं, दर्शकों तक तो पहुंचा नहीं पाऊंगा। मीडिया के दलालों में हंसने दीजिए, चक्रवाणी खामोश पीने वाले अपने आप को आप तमगा दे रहे हैं, हंसे आपके। मैं तो इस तरह का हल्का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अपने आप को जो सर्टिफाई आप कर रहे हैं, अपने आप को जो मेडल आपने पहनाया है, आपको मुबारक। इतना हल्का शब्द मेरी जबान पर कभी आता नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया नहीं। चक्रवाणी देश के दलाल है जो देश को अंगार लगा रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जवाब दें, स्वामी चक्रपाणी वर्सेस इलियास शरफुद्दीन जवाब दें। की बात है मौलाना कितनी गुना के आप हंस रहे हो। आपके कौम के लोग आप पीड़ित है और कोरोना फैल गया और आप हंस रहे हो उन पे, आप पूरे देश पे हंस रहे हो, आप मानवता पे हंस रहे हो। नहीं करने वाले संघ वाले, हमारी जज्बात तुम्हारे चेहरे पर समझाई है। चुल्लू पर पानी खुदकुशी के लिए जो अपने देश का नहीं होगा, जो अपने राष्ट्र का नहीं होगा, जो अपने कौम का नहीं होगा, निश्चित रूप से उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो अपने कौम के लिए हंसी उड़ाता, आज पूरा देश चिंतित है, तुम हंस रहे हो। मौलाना आप हंस रहे हो, कितनी दुर्भाग्य की बात है। अपने शीशा देखो चेहरे में, अपने चेहरे में अपने शीशे में चेहरे को देखो, आपका हंसते हुए चेहरा रात को
आप राक्षस मोदी की तरह इलियास नजर आ रहे हो शरफुद्दीन। मौलाना। कोरोना का आप आज स्वामी दुनिया चक्रपाणी में इलियास रहे। शरफुद्दीन, आज दोबारा कौन प्रवीण बन जी, रहा है, कौन आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं ये दुआ करता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रही है, ऐसे में कुछ कम अक्लों को अक्ल भी आ जाए। कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उन्हें इंसानियत का तकाजा भी समझ में आ जाए। इलियास शरफुद्दीन जैसे लोग जो इंसानियत के नाम पर ठहाका लगाते हैं, अपने ठहाके को लेकर के एक बार आईने से खुद जाकर के नजरें मिला पाएं, इतनी ताकत उन्हें मिल पाए, इस तरह की उम्मीद करते हैं। लेकिन हां, मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं भी किसी परिवार का हिस्सा हूं। जब वहां पर कोरोना वायरस का डर सताता है, मैं घर से निकला करता हूं और मेरी आंखों में और मेरी मां की आंखों में जब एक दर्द होता है और मेरी मां जब ये कहती है कि बेटा तुम महफूज रहना, शायद उस वक्त को कभी इलियास शरफुद्दीन जैसे लोग भी समझ पाए, शायद समझ पाएंगे, तो हंसेंगे नहीं। और यकीन जानिएगा इलियास शरफुद्दीन, हम पत्रकार हैं, खबर नवीस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हां, मौत के नाम पर हमारी भी आंखें बह जाया करती हैं, सिर्फ नम ही नहीं हुआ करती। आपकी आंखें तो भरी भी नहीं, ठहाके अलग से थे। मैं माफी चाहूंगा देश से, हो सके तो देश इलियास शरफुद्दीन को माफ करे। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।